वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। हमने एसपी का सेकंड लेसन स्टार्ट कर दिया था, सोर्सेस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। उसमें हमें बेसिकली ये कंटेंट्स पढ़ने थे जो हमने डिस्कस किए थे, है ना। सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में शेयर्स था, रिटेन्ड अर्निंग, सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल में डिवेंचर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड क्रेडिट और डिस्टिंक्शन। फिर हमने प्रीवियस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। उसके साथ साथ सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में हमने ये एक ट्री डायग्राम देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आप सोर्सेस की बात करें, कैपिटल को आप दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। फिर हमने ये देखा था कि ओन कैपिटल में दो सोर्सेस है, शेयर है, रिटेन अर्निंग है। फिर शेयर्स में दो सोर्सेस थे, इक्विटी शेयर था, प्रेफरेंस शेयर था, है ना। उसी तरह बोरोड कैपिटल में डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, एडीआर, जीडीआर, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, है ना। ये सब इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया था, ठीक है। फिर हमने ये भी देखा था कि इसमें दो टाइप के सोर्सेस हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो उसमें एक्सटर्नल सोर्स मतलब जैसा मैंने कहा था, बाहर से पैसा लाना, आउटसाइड, यानी कंपनी के अंदर पैसा नहीं, बाहर से पैसा आएगा। और दूसरा था इंटरनल सोर्स, यानी बाहर से पैसा नहीं आएगा, ठीक है, विद इन द बिजनेस रहेगा। और उसमें हमने ये देखा था कि इंटरनल सोर्स में रिटेन अर्निंग था, ठीक है। फिर हमने सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल में कंसेप्ट क्या होता है सोर्स ओन कैपिटल का, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। फिर ओन कैपिटल में शेयर्स क्या होते हैं, तो शेयर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। शेयर्स का मीनिंग देख लिया था, फीचर्स हमने देख लिए थे, है ना। मीनिंग था, फीचर्स था, ओनरशिप, जो शेयर खरीदता है वो कंपनी का ओनर हो जाता है। हर एक शेयर का एक सेपरेट नंबर रहता है जिसको हम डिस्टिंक्टिव नंबर कहते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया था। एविडेंस ऑफ टाइटल है, यानी हर एक शेयर होल्डर को शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का एविडेंस है कि वो कंपनी के शेयर्स का ओनर है। उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर, हर एक शेयर की वैल्यू होती है, तो उसको हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया था। एक था फेस वैल्यू, यानी जो शेयर सर्टिफिकेट पे वैल्यू लिखी हुई है, और जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें आपने जब कैपिटल क्लॉज बनाया था, तो कैपिटल क्लॉज में जो आपने वैल्यू लिखी हुई है वो होगी उसकी फेस वैल्यू। हर एक शेयर का एक सेपरेट वैल्यू होता है ना एक। उसके बाद हमने देखा था इशू प्राइस होती है, यानी जो शेयर जो आप मार्केट में इशू करेंगे, तो जो रेट में आप इशू करेंगे वो हो गया उसका इशू प्राइस। फिर हमने देखा था मार्केट वैल्यू, जब शेयर आप मार्केट में मतलब ऑलरेडी आपने शेयर होल्डर को दे दिए है, और जब आपके शेयर का लिस्टिंग होता है स्टॉक मार्केट में, और लिस्टिंग होने के बाद जब मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, तो उस समय पे जो मार्केट में वैल्यू चलता है शेयर का, वो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, ओके। फिर नेक्स्ट हमने देखा था राइट्स, हमने देखे थे शेयर होल्डर को राइट्स है कि उसको डिविडेंड मिलेगा, वो कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकता है, वो कंपनी के बुक्स इंस्पेक्ट कर सकता है ना, और मीटिंग में वोट भी कर सकता है। तो ये राइट्स हमने उसके देखे थे। फिर हमने देखा था इनकम, कंपनी को जो इनकम होता है उसमें से कुछ जो पार्ट है वो शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड, ये भी हमने डिस्कस किया था। ट्रांसफरेबिलिटी है, यानी आप शेयर अपने फ्रीली कभी भी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर अगर आपके पास है तो वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको पता होगा सीलिंग है मेंबरशिप पे कि मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। देन प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर हमने देखा था, इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि शेयर जो है वो प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर की, जैसा बाकी प्रॉपर्टीज होती है उसकी तरह। और काइंड्स ऑफ शेयर, फिर हमने ये देखा था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर, ठीक है ना। एक था इक्विटी शेयर और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो यहां तक हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, ओके। अभी हम ये काइंड्स ऑफ शेयर जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो, काइंड्स ऑफ शेयर एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर, ओके। देखो, अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर डिपेंडिंग अपॉन राइट टू कंट्रोल इनकम एंड रिस्क। अब ये राइट टू कंट्रोल क्या है, यानी ऑब्वियस है शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर है। कंपनी का ओनर है तो ऑब्वियस है वो कंपनी कंट्रोल करने का राइट उसके पास है। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को जनरल राइट दिया जाता है। और इनकम एंड रिस्क, और कैसा है, इनकम है, रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग शेयर को कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये अभी नहीं समझेगा जो मैं बोल रहा हूं आपको, अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है ना। तो एक चार्ट आपको दिया हुआ है, उससे आपको समझ में आएगा कि शेयर को कैसे कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो देखिए शेयर्स, उसमें देखिए दो टाइप के शेयर है, एक है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। ओके, फिर इक्विटी शेयर को भी कैटेगराइज किया हुआ है, उसमें बोला है पहला इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट। अब ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे आएगा ये टॉपिक, उसमें मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली ये क्या होता है, लेकिन अभी शॉर्ट में बता देता हूं। इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट का मतलब ये है कि ऐसे शेयर जिनको वोटिंग राइट मिलेगा, यानी वोटिंग पावर मिलेगा। वन शेयर वन वोट, यानी समझ लीजिए कि आपकी कंपनी है XYZ कंपनी, और एक मिस्टर ए है, उन्होंने आपके कंपनी के 100 शेयर परचेस किए हैं। तो जो मिस्टर ए है वो 100 शेयर उसने परचेस किया, तो उसके पास कंपनी के 100 वोट्स आ चुके हैं, यानी मीटिंग में वो 100 वोट कर सकता है, वन शेयर वन वोट। ओके, तो ये जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट। और दूसरा होता है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मतलब यहां पे वोटिंग राइट डिफर करेगा। डिफर करेगा यानी डिफर करना, यानी समझ में आ रहा है ना कि वन शेयर वन वोट ये प्रिंसिपल लागू नहीं होगा वहां पे वोटिंग राइट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अब वो कैसा रहेगा, जब हम इक्विटी शेयर डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में उसको समझाऊंगा। ओके, तो ये दो टाइप है इक्विटी शेयर के। उसका प्रेफरेंस शेयर के टोटल 8 टाइप है। उसमें पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसके ऊपर भी हम देखेंगे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। दूसरा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, फिर है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ऐसे 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। अब ये सब जो है, ये जितना भी आपको दिख रहा है ना, इन सब के ऊपर डिटेल में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे हम वही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो सीधा हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो पहले हम इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इक्विटी शेयर। Equity share are also known as ordinary share. Companies Act defines equity share as those share which are not preference share. अब देखो इक्विटी शेयर्स जो होते हैं ना, उसको ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है। ऑर्डिनरी क्योंकि कंपनी, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं ना शेयर, यानी आप समझ लीजिए जब भी हम वर्ड यूज करते हैं शेयर, ओके, तो शेयर का मतलब इक्विटी शेयर्स ही होता है। जैसा अगर कोई बोल रहा है मैंने उस XYZ कंपनी के शेयर खरीदे, तो समझ लो उसने इक्विटी शेयर खरीदा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली यही शेयर्स होते हैं हर एक कंपनी में, इसलिए उसको ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है। क्योंकि ऑर्डिनरी यानी नॉर्मल, जैसा आप एक कंपनी के ओनर हो, यानी आप कंपनी के शेयर आपने परचेस किए, आप कोई भी बिजनेस में आपने ओनरशिप ली हुई है, तो उसमें आपको पूरा क्या कहते हैं, रिस्क मिलता है बिजनेस का, है ना। यानी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। तो बस वही है इक्विटी शेयर का, कि नॉर्मल शेयर से वो प्रॉफिट बेयर करते हैं, लॉस अगर कंपनी को होता है तो ऑब्वियसली उनके शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली रिस्क को बेयर कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो आप सीधा समझ लीजिए कि कंपनी एक्ट में क्लियर बोला हुआ है कि दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, यानी ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इक्विटी है, और जो शेयर इक्विटी नहीं है वो प्रेफरेंस शेयर है। तो ऐसा एक सिंपल डेफिनेशन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, देखो द अबोव डेफिनेशन रिवील्स दैट। अब ये डेफिनेशन से आपको क्या पता चलता है, पहली बात कि इक्विटी शेयर जो है उनको प्रेफरेंस राइट नहीं है डिविडेंड से रिगार्डिंग। अब ये मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा समझाया था कि प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब क्या, कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी तो सबसे पहले किसको डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बराबर है। उसके बाद मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसलिए उन्होंने यहां पे बोला है द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता, यानी जिसको बोलते हैं ना प्राधान्य, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती है। सेकेंड दिया है द इक्विटी शेयर डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ये जो प्रेफरेंस शेयर है ना, ये प्रेफरेंस शेयर को ये दोनों राइट मिलते हैं, यानी उनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है, यानी इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। और उसी के साथ साथ जब भी कंपनी बंद होती है, यानी वाइंडिंग अप जब कंपनी का हो रहा है, तो वाइंडिंग अप में सबसे पहले जो कैपिटल रिपेमेंट है वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को, सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, और बाद में जब फंड्स अवेलेबल होते हैं उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है पेमेंट। और इसलिए यहां पे उन्होंने क्या बोला है, द इक्विटी शेयर डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं मिलता है
डिविडेंड पेमेंट में और उसी के साथ साथ कैपिटल रिपेमेंट में, यानी जब कैपिटल रीपेड करना है तो कैपिटल रीपेमेंट में भी उनको प्रायोरिटी नहीं मिलती है, इसलिए उसको ऑर्डिनरी शेयर कहा जाता है। ठीक है। इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर कोई भी पर्सन बोलता है कि मैंने XYZ कंपनी के शेयर खरीदे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसने इक्विटी शेयर खरीदा हुआ है, क्योंकि वो एक फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। हर एक कंपनी इक्विटी शेयर पहले इशू करती है, बाद में फिर उनको जरूरत पड़ती है तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है, या आप बोल सकते हैं कि डिबेंचर्स है, वो सब बाद में इशू होता है। इक्विटी शेयर होल्डर ओन द कंपनी एंड बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। और सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर होते हैं एंड बियर अल्टीमेट रिस्क यानी वो रिस्क बेयर कर रहे हैं। रिस्क यानी कैसा, देखो डिविडेंड जब देना है तो हम पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रहे हैं, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। मिलेगा तो लास्ट में मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट बचेगा तो मिलेगा, है ना। उसके साथ साथ आप देखिए यहां पे कि आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी सबका पेमेंट होने के बाद, यानी कैसा है कि पहले आप जिन लोगों से आपने लोन लिया है उनको आप इंटरेस्ट देंगे, ओके, बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, गवर्नमेंट के टैक्सेस से वो पेड करेंगे, उसके बाद बचेगा तो आप इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देंगे। उसके साथ साथ जब कंपनी बंद होती है तो जिन लोगों से आपने लोन लिया हुआ है पहले उनको पेमेंट करेंगे, बाद में आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे, और बाद में जो बचेगा वो आप इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे। यानी अल्टीमेटली बात यहाँ पे क्या हो रही है कि सबसे लास्ट में इक्विटी को मिलेगा ना बचा कुचा जो हम बोलेंगे, तो रिस्क तो उनको है ना कि लास्ट में बचेगा पैसा नहीं बचेगा इसकी क्या गारंटी है। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रेसिडुअल क्लेमेंट्स बोला गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिडुअल क्लेमेंट्स, यानी रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा कुचा, लास्ट में नहीं बोलते क्या वो वाला। यानी रेसिडुअल क्लेमेंट कैसे है कि जो बचेगा आखिरी में उसके बाद सबका पेमेंट होने के बाद इनको मिलेगा, यानी हमेशा रिस्क है इक्विटी शेयर्स में, बराबर है। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट कैरी एनी फिक्स कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, फिक्स कमिटमेंट नहीं रहता। जैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ना डिविडेंड रेट पहले से फिक्स होता है, डिविडेंड रेट पहले से फिक्स रहता मतलब समझे आप, उनको कितना डिविडेंड मिलेगा ये पहले से ही फिक्स होता है, 10% 12%। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा फिक्स नहीं रहता। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। कंपनी जो है वो डिविडेंड डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली कितना देना है, बराबर है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल, यानी अगर प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी दिया नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यानी सिंपल सी कंसेप्ट यहां पे आपको समझ में आ रहा है एग्जैक्टली क्या है। यानी एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी डिविडेंड देंगी, और कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी डिविडेंड नहीं देंगी। इसलिए यहां पे क्या लिखा है देखो, इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेबल। समझ में आ रहा है, नो डिविडेंड विल बी पेबल, यानी डिविडेंड देना नहीं है, यानी कंपनी डिविडेंड नहीं देंगी। नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। सिमिलरली इफ देयर इज लेस प्रॉफिट लेसर डिविडेंड विल बी पेड, यानी अगर कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी कम डिविडेंड दे देंगी, और कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। Thus the fortune of equity shareholder is tied up with the ups and downs of the company. If the company is successful, they enjoy great financial reward, and if the company fails, the risk falls mainly on them. यानी सिंपल सी बात है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट अच्छा होता है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड अच्छा मिलता है, इक्विटी को। अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो डिविडेंड भी कम मिलता है। अच्छा परफॉर्म कर रही है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ता है मार्केट में। तो ये सब है, मतलब कंपनी के अप्स और डाउन में इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा है वहां पे। यानी कंपनी का अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो इनको डिविडेंड मिलेगा, कंपनी अच्छी नहीं चल रही है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, यानी हमेशा लॉस की, मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल। यानी ये जो चल रहा है ना कंपनी में कम ज्यादा उसके लिए इक्विटी कैपिटल को वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल कहा जाता है, ठीक है ना। वेंचर कैपिटल और रिस्क कैपिटल समझ में आया, क्योंकि वेंचर आने समझ में आता है ना, जिसको हम कहते हैं कि रिस्क लेना एक तरीके से, एडवेंचर जैसा हम वर्ड यूज करते हैं, हाँ तो रिस्क लेना है यहाँ पे। तो कंपनी की जो रिस्क है वो कौन ले रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स ले रहे हैं, बराबर है। द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर आर रियल रिस्क बेयरर, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क बेयरर कहा जाता है। इसलिए इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, रिस्क बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
However, equity shareholders participate in the management of their company, और ऑब्वियस है मेन रिस्क बेयरर है तो वो कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? जब कंपनी का मीटिंग होता है तो मीटिंग में उनको बुलाया जाता है। हर साल एक मीटिंग ली जाती है, एनुअल जनरल मीटिंग 11th में हमने देखा था, है ना। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग, दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर डिस्कस एट द जनरल मीटिंग। मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग में इनको बुलाया जाता है, ये मीटिंग में वोट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो कंपनी मैनेज करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनका इलेक्शन भी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं। दे इलेक्ट देन रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी, है ना। वो कंपनी मैनेज करने के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दस रियल ओनर ऑफ द कंपनी, और इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कहा गया है? रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये था इक्विटी शेयर का मीनिंग, कंसेप्ट। अभी हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो एकदम सिंपल, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इक्विटी शेयर एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो देखिए सबसे पहला फीचर है परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर जो है वो कंपनी को परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है। क्यों परमानेंट कैपिटल होता है? क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल। इररिडीमेबल का मतलब समझता है आपको? रिडीम करना यानी पैसे वापस करना होता है। तो इररिडीमेबल का मतलब ये हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा उनको कभी भी वापस नहीं किया जाता, रिटर्न नहीं किया जाता। ये कंपनी कब रिटर्न करती है पता है? जब कंपनी वाइंड अप होती है, यानी कंपनी जब बंद होती है तभी ये पैसा रिटर्न करते हैं। यानी जब तक कंपनी चल रही है तब तक ये पैसा कंपनी के पास ही है। ओके, द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। यानी जब तक कंपनी का बिजनेस चल रहा है तब तक ये पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर को रिटर्न नहीं करती है। इक्विटी शेयर बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और कंपनी डिसाइड टू बाय बैक शेयर। यानी समझ में आ रहा है? यानी कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को कब पैसा वापस करती है? रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कंपनी जब बंद हो रही है, वाइंड अप होना है बंद होना, तभी कंपनी ये पैसा वापस करती है। या तो कंपनी ने डिसाइड किया है बाय बैक। बाय बैक का मतलब क्या? कंपनी अपने शेयर फिर से मार्केट से खरीद लेती है, तो उसको हम कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर, यानी शेयर होल्डर से अपने शेयर वापस खरीद लेती है। ठीक है, अब खरीदने का मतलब क्या? सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर चाहेंगे तो अपने शेयर बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। तो कंपनी का जो पैसा है वो परमानेंट ही है, समझ लो इक्विटी शेयर्स के। दस इक्विटी शेयर कैपिटल इज लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट कैपिटल, और इसीलिए इक्विटी शेयर आपका लॉन्ग टर्म और परमानेंट कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि जब तक कंपनी चल रही है तब तक कंपनी के पास ये पैसा रहेगा। शेयर होल्डर कंपनी से पैसा वापस नहीं मांग सकता जब तक कंपनी चल रही है तब तक। जब कंपनी बंद हो जाएंगी तब शेयर होल्डर अपना पैसा कंपनी से रिटर्न ले लेगा। अब आप बोलेंगे कि सर अगर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे वापस चाहिए तो फिर कैसा? तो दूसरा ऑप्शन है ना, आप अपने शेयर किसी और को बेच दो। कंपनी तो वापस नहीं लेंगी, लेकिन आप अपने शेयर किसी और को बेच सकते हो और उससे पैसा मिल सकता है फिर आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। ये हमने प्रीवियस पेज पे ही देख लिया था कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है ना वो फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है। ज्यादा प्रॉफिट होगा ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा कम डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। बराबर है, तो फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएट होना यानी कम ज्यादा होते रहता है। देखो, इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, आप एक बात ध्यान में रखना, डू नॉट हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है आपको। इक्विटी शेयर डू नॉट हैव फिक्स डिविडेंड, और वही प्रेफरेंस शेयर हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ओके, द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। यानी जो कंपनी का जो रेट ऑफ डिविडेंड है शेयर के ऊपर, इक्विटी पे, ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट। अभी मैंने बोला आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देंगी। If company earns more profit, dividend is paid at higher rate. On the other hand, if there is insufficient profit यानी प्रॉफिट कम है तो, या लॉस है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिविडेंड को पोस्टपोन कर देंगे, यानी नहीं देंगे, या बाद में देने का सोचेंगे जब प्रॉफिट होगा, है ना। और इक्विटी शेयर होल्डर ये बोल नहीं सकते कंपनी को कि आपको डिविडेंड देना ही है, ये कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टेन एंड इरेगुलर, यानी कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती है वो सर्टेन नहीं है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, है ना।
द इक्विटी शेयर गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, और ये ध्यान में रखिए कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है राइट्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को राइट्स दिए गए। ये हमने ऑलरेडी देखा था कुछ दिनों पहले, सॉरी प्रीवियस क्लास में देखा था, तो फिर से पढ़ते हैं। राइट्स, राइट टू वोट, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को मीटिंग अटेंड करने का राइट है, और उसके साथ साथ वो मीटिंग में वोट भी कर सकते हैं, है ना। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करना है तो वो वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करेंगे। मेमोरेंडम में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना है, उसमें वो वोट करेंगे, और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मीटिंग में उन सब में वोटिंग करने का राइट इक्विटी शेयर होल्डर को है। दूसरा राइट उनको दिया है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। ये अभी हमने देखा ना फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, यानी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इनको दिया जाता है, उसको हम कहते हैं डिविडेंड। सो इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, दे हैव राइट that they should have to get share in profit, यानी प्रॉफिट का एक हिस्सा उनको मिलना चाहिए, बराबर है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है। देन राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, इक्विटी शेयर होल्डर को राइट है कि वो कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसके साथ साथ स्टैट्यूटरी बुक है, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। ये अधिकार उनका है, ये राइट उनका है। देन राइट टू ट्रांसफर शेयर, है ना, हर एक शेयर होल्डर को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो अपने शेयर किसी और को बेच सकता है। अब इक्विटी अब जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, दोनों में थोड़ा अलग अलग रूल्स रहेंगे, यानी राइट तो है ट्रांसफर करने का, लेकिन जैसा पब्लिक कंपनी में कैसा फ्रीली ट्रांसफर हो जाते हैं शेयर, तो प्राइवेट कंपनी में उतना फ्री ट्रांसफर नहीं हो पाता है शेयर्स का, ठीक है। देन नो प्रिफरेंशियल राइट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको डिविडेंड आखिर में मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। पैसे भी वापस मिलेंगे तो वो भी लास्ट में मिलेंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नो प्रिफरेंशियल राइट, यानी डिविडेंड की बात है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रिफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड की देने की बात है तो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस को है, इक्विटी लास्ट में। दे आर पेड डिविडेंड ओनली आफ्टर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यानी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। सिमिलरली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी जब कंपनी बंद होती है तो वाइंडिंग अप में सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, सॉरी पैसा वापस किसको किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और बाद में दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। फर्दर इफ नो सरप्लस अमाउंट इज अवेलेबल, यानी और सरप्लस अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा भी नहीं, यानी पैसा बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग पावर। अभी हमने देखा था ना राइट टू वोट, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस जब लिए जाते हैं तब उसमें इक्विटी शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए कंट्रोलिंग पावर, इक्विटी शेयर होल्डर को कंट्रोलिंग पावर दिया गया है कंपनी का, यानी वो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते, ठीक है, वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू वो कंपनी को कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर, दे आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज रियल मास्टर्स, है ना। रियल मास्टर, मास्टर किसको हम कहते हैं, जो ओनर होता है, जो मतलब जो कंट्रोल करता है ना, इसलिए यहां पे क्या बोला है, दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी। इट इज बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट, क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट है। द एक्ट प्रोवाइड्स द राइट टू कास्ट वोट इन प्रपोर्शन टू शेयर होल्डिंग, यानी ये जो एक्ट है, ये एक्ट इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी कंट्रोल करने का राइट दे रहा है, बराबर है ना। क्यों, कैसे राइट दे रहा है कि वो कंपनी के मीटिंग में वोट कर सकते हैं, है ना। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट बाय प्रॉक्सीज विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन, यानी कैसा है कि आपको पता होगा कि कुछ कुछ मेथड ऐसी है जिसमें प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता, बराबर है, लेकिन जहां पे वोटिंग बाय पोल होता है, वोटिंग बाय पोल, तो वोटिंग बाय पोल में ये जो है प्रॉक्सी जो मीटिंग अटेंड कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, वो वोट कर सकता है ना, प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय शेयर होल्डर, तो जितने शेयर उसके पास रहेंगे उस हिसाब से वो वोट भी कर सकता है। तो प्रॉक्सी को ये राइट है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा, उसकी जगह उसका प्रॉक्सी अटेंड कर रहा है और प्रॉक्सी भी मीटिंग में वोट कर पा रहा है। ओके, देन बाय एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस है, मतलब कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन शेयर होल्डर से पूछ के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल वही कर रहे हैं ना। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे आर अलाउड
to vote on all matters discussed at the general meeting. Thus equity shareholder enjoy control over the company. समझ में आ रहा है? यानी कंपनी के डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और जो भी जनरल मीटिंग हो रही है उसमें कंपनी के शेयर होल्डर्स जा रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं। अल्टीमेटली बात क्या हो रही है कि इक्विटी शेयर होल्डर ही कंपनी को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क। अभी हमने देखा था दैट इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल रिस्क बेयरर, यानी वो रियल रिस्क बेयरर है ना। इसलिए देखो क्या बोला, इक्विटी शेयर होल्डर बेयर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी, दे आर described as stock absorbers when company has financial crisis। यानी जब कंपनी फाइनेंशियल क्रिसिस पे होती है ना, यानी कंपनी के बुरे दिन चल रहे हैं, यानी कंपनी लॉसेस में जा रही है, फाइनेंस बराबर नहीं है, तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। कैसे पता है क्या? सबका पैसा तो वापस मिल ही जाता है, इनका पैसा डूब जाता है। डिबेंचर होल्डर अपना पैसा लेके चले जाते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देते तो अल्टीमेटली उनको भी पैसा मिल ही रहा है, यानी सबसे लास्ट में इनको पैसा मिलता है, तो ये कहीं ना कहीं इनका पैसा डूब जाता है, इसलिए उनको स्टॉक एब्जॉर्बर्स भी कह रहे हैं कंपनी का। ओके, देन इफ द इनकम ऑफ कंपनी फॉल्स द रेट ऑफ डिविडेंड आल्सो कम डाउन। ये भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि डिविडेंड कंपनी को, मतलब कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी कम मिल रहा है ना। ड्यू टू दिस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कम्स डाउन रिजल्टिंग इनटू कैपिटल लॉस। और इससे क्या होता है कि प्रॉफिट कम होता है ना, तो मार्केट में कंपनी की इमेज थोड़ी डाउन हो जाती है, तो इससे इक्विटी शेयर होल्डर का शेयर का प्राइस भी मार्केट में डाउन हो जाता है, तो इनको बहुत लॉस हो जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। दस इक्विटी शेयर होल्डर आर मेन रिस्क टेकर, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को मेन रिस्क टेकर कहा जाता है। रेसिडुअल क्लेमेंट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे आखिरी में पैसा मिलता है, यानी कंपनी पहले क्या करती है, इंटरेस्ट दे देती है, सबके एक्सपेंसेस पेड कर देती है, बाद में कंपनी टैक्सेस पेड कर लेती है, उसके बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है और बचा कुचा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, इसलिए बोला है रेसिडुअल, है ना। जो बचा कुचा पैसा होता है रेसिड्यू, यानी रिमेनिंग, लास्ट वाला, तो सबसे आखिरी में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। देन ऑल्दो इक्विटी शेयर होल्डर्स कम लास्ट, दे हैव एडवांटेज ऑफ रिसीविंग एंटायर अर्निंग दैट इज लेफ्ट ओवर। हाँ, और एक बात, अच्छी बात इसमें यह है कि सबका पेमेंट करने के बाद अगर ज्यादा पैसा बच जाता है तो वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाता है, तो ये फायदेमंद हो जाता है उनके लिए, ज्यादा मिल जाता है पैसा। नो चार्ज ऑन असेट। हाँ, अब जैसा आप कहीं से लोन लेते हो, तो लोन जब आप लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो उसी तरह जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है, कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, तो कंपनी अपने असेट्स को उनके पास मॉर्गेज कर देती है ना, गिरवी रखना जिसको हम कहते हैं। तो जैसा डिबेंचर होल्डर के पास कंपनी की असेट्स मॉर्गेज हो चुकी है, इसी को हम कहते हैं चार्ज ऑन असेट। ये जो लिखा है ना चार्ज ऑन असेट, यानी कंपनी की असेट जो है उनके पास मॉर्गेज होगी। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी समझ लीजिए कि कंपनी अगर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं दे पा रही है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को यह राइट नहीं है कि वो कंपनी की असेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। ये राइट मिलता है डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए बोला है यहाँ पे नो चार्ज ऑन असेट, यानी कंपनी के असेट के ऊपर कोई भी चार्ज यानी बोलते हैं ना हम एक तरीके से मालकी हक जिसको हम कहते हैं, तो कंपनी के असेट्स के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का ऐसा कोई चार्ज नहीं है। ओके, कंपनी जब बंद होंगी, कंपनी की असेट्स बेची जाएंगी, पहले बाहर का लोगों का पैसा आएगा और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तो कंपनी के शेयर होल्डर का कंपनी के असेट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता। उसके बाद दिया है बोनस इशू। ये जो राइट है बोनस इशू का, ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। अभी बोनस इशू क्या होता है पता है क्या? जब अभी फिलहाल सिर्फ इतना समझिए आप कि कंपनी फ्री में इक्विटी शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर देती है, यानी आप समझ लीजिए कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनके पास ऑलरेडी कुछ शेयर है, तो उनको फ्री में एक्स्ट्रा शेयर दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं बोनस इशू। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बोनस इशू क्या होता है, कैसे किया जाता है। बस आप फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि आपके पास कंपनी के 100 शेयर है और आपको कंपनी फ्री में और 50 शेयर दे रही है, फ्री में, उसके पैसे नहीं लगेंगे, यानी अभी आपके पास 150 शेयर हो जाएगा। ओके, तो ये जो 50 शेयर एक्स्ट्रा मिल रहा है ये होता है बोनस इशू, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये राइट सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। ओके,
बोनस शेयर्स आर इशूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो बोला है ना गिफ्ट, तो गिफ्ट के पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो पैसे मांगेगा क्या कि मैंने तेरे लिए 100 रुपए का गिफ्ट लाया, तू 100 रुपए दे, नहीं, वो फ्री में मिल जाता है ना। द शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग, देखो क्या बोला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी एग्जिस्टिंग, और वो भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को, यानी जो ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर है ना इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में एक्स्ट्रा शेयर दिए जाते हैं। दीज आर इशूड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हाँ, अब कैसा होता है, जो कंपनी के पास प्रॉफिट जमा है, तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जमा हो जाता है तो उसको कंपनी कन्वर्ट कर देती है शेयर्स में। आपको याद होगा हमने रिटेन्ड अर्निंग देखा था, उसमें हमने देखा था फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, याद होगा फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट करना। तो बस वही कंसेप्ट है कि प्रॉफिट को शेयर में कन्वर्ट करके वो शेयर फ्री में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिए जाते हैं और फिर उतना कैपिटल कंपनी यूज कर सकती है। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रपोर्शन टू द शेयर हेल्ड। अब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपके पास 100 शेयर है तो 50 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो वही समझ लो कि जैसा एक रेशो डिसाइड हो गया 2:1, यानी ऑलरेडी जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर फ्री में दे दो, 50 शेयर है तो 25 शेयर फ्री में दे दो, है ना। दस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑर्डिनरी दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर टेंड टू ग्रो ऑन इट्स ओन, और इसीलिए इक्विटी शेयर का कैपिटल कैसा बढ़ते रहता है। आपने 100 शेयर खरीदे थे, फिर आपको बोनस शेयर फ्री में मिल गए तो आपको 50 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, तो अभी आपका शेयर 150 शेयर हो गया आपके पास, है ना। तो इस तरीके से होता है। देन राइट इशू। अब देखो जैसा बोनस इशू होता है ना, ये फ्री में होता है, तो राइट इशू फ्री में नहीं होता है। राइट इशू का कंसेप्ट कैसा है कि जब कंपनी को एक्स्ट्रा कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है कि फ्यूचर में और शेयर इशू करती है। यानी समझ लो 2010 में कंपनी बनी थी और 2010 में कंपनी ने शेयर इशू किए थे, तो आप लोगों ने वो शेयर खरीद लिए, अब आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। अब 2020 आ गया, यानी 10 साल कंपनी को हो गए, कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो कंपनी क्या चाहती है, और शेयर इशू करना चाहती है। अब कंपनी की पोजीशन अच्छी है, कंपनी का मार्केट में नाम भी अच्छा है, तो बहुत सारे लोग कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सबको शेयर मिलेंगे इसकी गारंटी होती नहीं है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देती है राइट इशू का। ये राइट इशू यानी क्या है कि जब कंपनी और शेयर इशू कर रही है तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, यानी आप पहले शेयर खरीदो, बराबर है, पहले आप शेयर खरीद लो, यानी कौन, इक्विटी शेयर होल्डर, फिर बाद में हम बाकी के लोगों को शेयर बेचेंगे। यानी एक तरीके से हम बोलते हैं ना, वो रिजर्वेशन टाइप नहीं होता क्या, कि जैसा एक जनरल टिकट होती है और एक रिजर्व टिकट होती है, तो रिजर्व टिकट का मतलब क्या कि आपकी सीट पहले से फिक्स है ना, क्योंकि आपने पहले से वो रिजर्व करके रखी थी। तो ऐसा ही समझ लो कि कंपनी अगर नए शेयर इशू कर रही है, समझ लो 1 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है नए, तो उसमें से समझ लो कंपनी ने कुछ शेयर, समझ लो 20,000 शेयर अपने शेयर होल्डर के लिए रिजर्व करके रख दिए। यानी उसमें क्या हो जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको पहले हम 20,000 शेयर्स जो है वो दे देंगे, अब बचे हुए 80,000 शेयर जो है वो बाद में नॉर्मल मार्केट में हम बेचेंगे। तो जो 20,000 शेयर इनके लिए रिजर्व करके रखे हैं वो हो गया उनके लिए राइट इशू, यानी वो शेयर खरीद सकते हैं। देखो फ्री में नहीं लेना है, फ्री में नहीं मिलेंगे, खरीदना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके लिए शेयर रिजर्व रहेंगे, यानी आपको वो मिलेगा, कंफर्म मिलेगा, ऐसा हो। व्हेन अ कंपनी नीड्स मोर फंड फॉर एक्सपेंशन पर्पस एंड रेजेस फर्दर कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर, the existing equity shareholder may be given priority to get newly offered share. This is called right issue. The shares are offered to equity shareholder first in proportion to their existing shareholding. यानी जो ऑलरेडी शेयर उनके पास है उसके अकॉर्डिंग उनको नए शेयर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा बोनस इशू का एक रेशो होता है उसी तरह इसका भी एक रेशो होता है, उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नए शेयर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है फेस वैल्यू। ये आपको पता ही, हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि इक्विटी शेयर होल्डर का एक फेस वैल्यू होता है, लेकिन जनरली ये बहुत कम होता है। जनरली आप देखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर या 1 रुपए पर शेयर, 2 रुपए पर शेयर, ऐसा रहता है। मार्केट वैल्यू कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, मार्केट वैल्यू कितना भी हो सकता है। जैसा एमआरएफ कंपनी है, एमआरएफ कंपनी के एक शेयर का मार्केट वैल्यू 65,000 है, एक शेयर 65,000 रुपए का है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है ना, जब वो कंपनी बनी थी तो उसके फेस वैल्यू कम थी, मतलब जब शेयर इशू किया था तो उसका फेस वैल्यू कम था, है ना।
मार्केट वैल्यू, अभी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट वैल्यू कम ज्यादा हो सकता है, यानी क्या होता है कि जैसा मार्केट में जो शेयर का परचेस सेल चल रहा है, बराबर है, तो उसके हिसाब से उसका मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है। तो ये कम ज्यादा हो सकता है, जैसा प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता, वो जनरली कांस्टेंट रहता है, लेकिन इक्विटी शेयर का जो मार्केट वैल्यू होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, अब ये पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देन कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन है, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब जब भी, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि मार्केट वैल्यू कम ज्यादा होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसा आज आपने शेयर खरीदा, आज शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। अब देखो, अभी फिलहाल मार्केट, जो शेयर मार्केट है ना, बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है। तो शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से, अभी कोरोना का इफेक्ट है, तो शेयर मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे कंपनी के शेयर प्राइसेस बहुत कम है। तो जो शेयर समझ लो आज से 6 महीने पहले 200 रुपए का था, आज उसका मार्केट वैल्यू 100 रुपए है। मतलब ऐसा कंडीशन आ चुका है। अब इसमें फायदा क्या है पता है क्या? मतलब जो ऑलरेडी शेयर खरीद चुके थे लोग, उनका तो नुकसान हो गया। अब इसमें फायदा ये हो सकता है कि अगर आज किसी पर्सन ने शेयर खरीदे, आज उसने 100 रुपए का शेयर खरीदा और 6 महीने में कंडीशन अच्छी हो गई, मतलब कोरोना का वैक्सीन निकल गया, मार्केट अच्छा चल रहा है, सब नॉर्मल हो गया, तो अभी ऐसे उस शेयर की प्राइस फिर से 200 रुपए हो जाएंगे। तो आपने जो शेयर आज 100 रुपए में खरीदा, 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसकी कीमत 200 रुपए हो गई ना, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होता है, यानी कैपिटल एप्रिशिएट होता है। मार्केट जब अच्छा चलता है तो मार्केट में शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो इसमें शेयर होल्डर का फायदा होता है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये थे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। तो हमने डिटेल में फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर देख लिए हैं। ठीक है, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।